सभी बच्चों को स्नेह एवं प्रेम। उम्मीद है कि सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, हम जो है इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। तो उसके लगभग छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं चला हूँ, जिसके 4 टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं। क्योंकि एक साथ अगर मैं पूरा लेसन आपको समझाऊँ तो फिर वो आपकी समझ में नहीं आएगा, और इसको स्टेप बाय स्टेप, इतिहास को स्टेप बाय स्टेप समझने में ही जो है आसानी होती है। तो इससे पहले मैंने 4 टॉपिक आपको समझा दिए हैं। तो परसों जो मैंने बात की थी, जो मैंने आपको बताया था, वो था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, और उसमें नेपोलियन की नागरिक संहिता और क्रांतिकारी, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो क्रांतिकारियों का मतलब फिर दोबारा जो है यूरोप में जो है क्रांतिकारियों ने अपने एक गुप्त संगठन बनाए, और यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए जो है 1815 ने जो फिर नया जो रूढ़िवाद था, जिसने यूरोप में एक राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का दोबारा जो प्रयास किया, तो फ्रांसीसी क्रांति के जो पहले से जो वहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति ने जो काम किया था वो लोगों के दिलो दिमाग में था। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि उसके बाद, यानी कि 1815 के बाद जो है क्रांतियों का युग कैसे शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्रांतियों का युग, यानी कि 1830 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच क्या क्या हुआ था। किस तरह से यूरोप में जो है फिर जो है राजतंत्र व्यवस्था को ख़त्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति को जोड़कर देखा जाने लगा, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने जो है क्रांति को आगे बढ़ाया। इन क्रांतियों का नेतृत्व जो है राष्ट्रवादियों ने किया, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। ये उदारवादी राष्ट्रवादी कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग थे, शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे, जिनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, व्यापारिक लोग, ये सब लोग शामिल थे। तो इस क्रांति का पहला जो विद्रोह हम देखते हैं, जो प्रथम जो विद्रोह हुआ था फ्रांस में, वो जुलाई 1930 में हुआ था। तो वहाँ पर बुर्बो राजा 1815 के बाद रूढ़िवादी, आपको मालूम है कि 1815 के बाद जो है बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया। लेकिन उदारवादी क्रांतिकारियों ने, जो ये राष्ट्रवादी थे, जो मध्यम वर्ग थे, तो उन्होंने उसको उखाड़ दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, और जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। और मेटरनिख ने इस बार में कहा था, जो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वियना संधि में जो है फ्रांस ने जो भी आपके विजित राष्ट्र थे उनको जो जीता था, उन राज्यों को जो है मेटरनिख की अध्यक्षता में जो है सभी लोगों ने आपस में बांट लिया था। यानी कि फ्रांस को चारों ओर से जो है एक घेराबंदी कर रखी थी, ताकि बहुत से में जो है फ्रांस से यूरोप से बाहर, मतलब फ्रांस से बाहर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार न जमाए। तो मेटरनिख वही था, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख। तो उसने कहा है कि, मतलब उसने एक टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। और तो जुलाई जो क्रांति थी वो आपकी ब्रसेल्स से भड़की, और इसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार से इस घटना से जो है पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग, जो आपके मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनमें राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ, संचार हुआ। तो उस राष्ट्रीय भावना का संचार का जो पहला जो मामला था वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि 15वीं सदी से जो है यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद
की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था और यूनान के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी उनको समर्थन मिला। तो इस प्रकार से जो है जो मतलब यूनानी संस्कृति से जो लोग सहानुभूति रखते थे उनका भी उनको क्या मिला, समर्थन मिला। तो उस यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो वहाँ के जो कवि थे, जो वहाँ के जो कलाकार थे, उन्होंने यूरोपीय सभ्यता से लोगों को अवगत कराया और वहाँ पर मतलब जो प्राचीन जो संस्कृति थी, यूनान की जो प्राचीन सभ्यता जो संस्कृति थी, उससे लोगों को रूबरू कराया कि देखिए भाई पहले हमारा देश ये था, हमारी ये सभ्यता थी, ये संस्कृति थी। तो मतलब इस प्रकार से जो है जो वहाँ पर जो मतलब अपनी सभ्यता की प्रशंसा करके उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जो है यूनान के लोगों को जन संघर्ष के लिए क्या किया, तैयार किया गया। तो उसी में अंग्रेज़ कवि लॉर्ड वायरन ने जो है काफ़ी सहयोग किया, उसने पैसा इकट्ठा भी किया और फिर बाद में युद्ध में लड़ने के लिए भी गया। तो 1824 में उसकी मृत्यु हो गई और फिर 1832 में जो है कुस्तुनतुनिया की संधि ने जो है यूनान को क्या बना दिया, स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। यानी कि जो आपका राष्ट्र था, मतलब यूनान जो राष्ट्र बना वो कब बना, 1832 की जब ये कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, उस संधि के द्वारा जो है यूनान को एक राष्ट्र की क्या मिल की, मान्यता मिल गई। तो इस तरह से जो है 1830 से ये क्रांति शुरू हुई। अब उसके बाद ये देखते हैं कि मतलब इस क्रांति में जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या संस्कृति का क्या योगदान रहा। तो आखिर यूनान में जो ये अपनी संस्कृति के बल पर, जो अपनी कला साहित्य के बल पर जो उन्होंने एक राष्ट्रवादी भावनाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए, क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया, तो उसमें राष्ट्रवाद का विकास केवल यूने मतलब रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, मतलब रोमानी का मतलब वही यूनान की जो संस्कृति थी, उन्होंने जो है लोगों में अपनी संस्कृति को मतलब उससे रूबरू कराया, तो लोगों का एक अच्छा खासा समर्थन मिल गया। तो तब जाके जो यूनान क्या बना, 1821 में वो राष्ट्र बना, मतलब उसको आज़ादी मिली। आखिर अब ये रोमानी कला जो है या रोमानी जो कल्पना थी, वो राष्ट्रीय भावनाओं को आगे बढ़ाने में कैसे इसने मदद की। तो स्वाभाविक राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध के स्तर पर नहीं हो सकता है। आप अगर आप किसी देश को अगर राष्ट्र बनाना है तो हम युद्ध के बल पर जो है उसको हम राष्ट्र, उसको अपने मतलब उसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्र के विचार में आपकी संस्कृति और उसकी एक भूमिका होती है। संस्कृति में जैसे कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, ये राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में जो है काफ़ी इसने सहयोग किया। और तो इस प्रकार का जो आंदोलन था वो सांस्कृतिक आंदोलन था और राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। तो आमतौर पर रोमानी कलाकारों, कवियों ने जो है तर्क वितर्क देकर उस समय जो है विज्ञान की जो है महिमांडन की आलोचना की। मतलब विज्ञान को नहीं माना उन्होंने, मतलब अपनी जो प्राचीन जो संस्कृति सभ्यता थी उसको आधार मानते हुए राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। लेकिन जो मतलब तर्क वितर्क देकर विज्ञान की उन्होंने आलोचना भी की। उसकी जगह पर उन्होंने मतलब रहस्यवादी जो घटनाएं थी, जो प्राचीन जो घटनाएं घटी होंगी, विज्ञान की जगह पर रहस्यवादी घटनाओं पर जोर दिया और उससे एक उनकी जो संस्कृति थी उसमें मतलब एक क्या ही साझा संस्कृति का विकास हुआ और वही उन्होंने राष्ट्र के विकास का क्या बनाया, आधार बनाया। मतलब अपनी संस्कृति को, अपनी प्राचीन संस्कृति को जो है उन्होंने राष्ट्र का आधार बनाया। तो इस प्रकार से जो है ये यूनान में हुआ था। मतलब रोमानी कला कवियों ने जो है इस तरह से जो है राष्ट्रीय भावना का विकास किया। तो उसी में जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफेल्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। मतलब राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत है, जन काव्य है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, तो ये चीज़ें हैं और ये राष्ट्र की परियोजना के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो कहानी, किस्से, जो प्राचीन जो कथाएं होंगी, गाथाएं होंगी, तो उसको उन्होंने राज्य की मतलब राष्ट्र के निर्माण के लिए एक प्रोजेक्टिव वर्क के रूप में उन्होंने माना। तो उसके आधार पर उन्होंने स्थानीय बोली है, स्थानीय लोक साहित्य है, उसको एकत्र किया, उसको जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में मदद मिली। और इसके साथ साथ
क्योंकि उस समय अधिकांश लोग निरक्षर थे। और उस पर जो है 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने जो है विभाजन कर दिया था। और पोलैंड अब एक स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु पोलैंड में भी जो है राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए संगीत भाषा के जरिए जो है उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। मसलन कैरोल कुपरस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा संगीत से गुणगान भी किया, अपने संगीत के माध्यम से जो है लोगों को बताया। पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। मतलब जो उनकी संस्कृति थी, जो प्राचीन उनके मतलब जो उनके लोक नृत्य थे पोलेनेस और माजुरका, जैसे हमारे वहाँ कथक है, भरतनाट्यम है, ये हमारी लोक मतलब संस्कृति की पहचान है, हमारे भारत की भी पहचान है। तो इसी प्रकार ये यूरोप की बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो है उनको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इनको बना दिया। इसके साथ साथ जो है भाषा का भी योगदान रहा। भाषा ने भी जो है राष्ट्रीय भावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की। तो रूस पर जो है रूस ने अपनी रूसी भाषा का ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के ऊपर पोलिश भाषा को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। तो 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, क्योंकि वहाँ पर रूस का कब्जा था, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। पर इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को ही हथियार बनाया, और जिसकी वजह से जो है नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में जो पादरी और जो बिशप थे उनको जेल में डाल दिया, और रूसी अधिकारी ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया की जेल में भेज दिया। तो रूसी भाषा का प्रचार करने से उन्होंने इनकार किया, यानी कि जो उनकी पोलिश भाषा थी, उस पोलिश भाषा जो है रूसी प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष का एक प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो इस प्रकार से जो है ये थी यूनानी मतलब संस्कृति का योगदान राष्ट्रीय भावना में। यूरोप में जो है फ्रांस, जर्मनी और यूनान में जो है अपनी संस्कृति के बलबूते पर जो है उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाया। और जो 1815 के बाद जो ये नया रूढ़िवाद था, उस नए रूढ़िवाद को जड़ उखाड़ने में जो है उसको उखाड़ फेंकने में क्या मिली, मदद मिली। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे उसके बाद कैसे वहाँ पर जन विद्रोह हुए। तो 1830 के दशक में यूरोप में जो है भारी मतलब कठिनाइयाँ लेकर आया था। 1830 का जो दौर था, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। ज़्यादातर आपके जो देश थे वो नौकरी ढूंढने के लिए, तादाद में रोजगार को बढ़ाने के लिए शहरों की ओर गए। ग्रामीण क्षेत्र में के अतिरिक्त जो है आबादी ज़्यादा शहरों में थी। और उस समय जो है उन नगरों में जहाँ जहाँ भी कारखाने खुल रहे थे 18वीं शताब्दी में, वहाँ पर जो है लोग गांव छोड़कर जो है शहरों में काम करने के लिए गए। तो उसी बीच जो है इंग्लैंड जो दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र था, तो उसमें जो है क्या नाम कहते हैं, इंग्लैंड से जो है वहाँ पर कारखानों का उदय हुआ, मशीनी से वहाँ पर वस्तुएँ बनी। तो उससे जो है काफ़ी उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, यूरोप के बहुत से देशों को काफ़ी उसमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। और क्योंकि इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण था उस महाद्वीप का सामना करने के लिए, उस महाद्वीप के सामना करने में काफ़ी उनको कठिनाई हुई, क्योंकि इंग्लैंड का जो आपका औद्योगिकरण था काफ़ी उच्च कोटि का था। तो इसके अलावा जो है क्योंकि उस समय कपड़े का मुख्य सारे जो कपड़े थे वो मशीन में बनते थे, और छोटे कारखाने बंद होने के कारण पर थे। मतलब कुल मिलाकर 18वीं शताब्दी से ही जो है आपका मशीनीकरण का दौर क्या हो गया, शुरू हो गया। और यूरोप के बहुत से इलाकों में कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, मतलब, और वहाँ पर कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारी के बोझ के तले दबा था। मतलब जो कुलीनबर्ग जो था उनको वही रूढ़िवादी व्यवस्था में जो कुलीन और पादी वर्गों को जो विशेष अधिकार थे तो वही उनको प्राप्त थे। तो जिसकी वजह से वो मतलब सामंतवादी व्यवस्था भी थी, जागीरदारी प्रथा भी थी। तो खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़े और फसल खराब होने से गाँव में जो है व्यापक गरीबी फैल गई। मतलब ये जो दौर था ये भूख कठिनाइयों का दौर था। 1830 का जो दशक था यूरोप में काफ़ी संघर्ष का दौर था। तो उसी में 1848 में एक वर्ष था जहाँ पर काफ़ी खाने पीने की चीज़ों में कमी आई, व्यापक बेरोजगारी हो गई। पेरिस में लोग सड़कों पर आ गए, जगह जगह अवरोध हुए, और लुई फिलिप जो है भागने को मजबूर हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि लुई फिलिप जो था उसके बाद जो है उसको वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था फ्रांस का। तो राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर, क्योंकि लुई फिलिप को जो है बाद में जो है नेपोलियन के बाद जो है फिर दोबारा जब निरंकुश राजतंत्र आया 1815 के बाद, तो लुई फिलिप को राजगद्दी मिल गई, वो सम्राट बन गया। तो राष्ट्रीय सभा ने फिर गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार
प्रदान किया, मतलब फिर ये रूढ़िवाद समाप्त किया। और इसके अलावा काम के अधिकार की गारंटी दी गई, मतलब सबको भाई रोज़गार मिलेगा। और इसके लिए रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जितने भी वहाँ पर कारखाने थे उन कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सभी सरकारी क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्रों में जो काम कर सके, जिनको एक न्यूनतम जो है मानदेय मजदूरी या उनकी जो है तनख्वाह उनको मिल सके। तो इस प्रकार से जो है, तो ये जो दौर था मतलब 1848 में जो है, मतलब वहाँ पर जो था ये बहुत सा एक तरह से वहाँ पर बेरोजगारी व्यापक चरम सीमा पर थी। और 1845 में जो है सिसिलियो में बुनकरों ने उनके ठेकेदार हुए थे, मजदूरों के जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ उन्हें विद्रोह किया और उन्हें कच्चा माल देकर जो है निर्मित कपड़ा लेना पड़ता था, परंतु दाम बहुत कम मिलते थे। तो इस प्रकार से जो है, मतलब जो बुनकर जो लोग थे, जो कपड़े के जो कार्य में लगे थे, बुनकर जो कपड़ा धागा बनाते थे और उससे कपड़े बनाते थे, तो उन पर भी जो है ठेकेदारों ने जो है उनके जो ठेके में वो काम होता था, ठेकेदारों ने जो है उनका शोषण किया था। तो उसके विरुद्ध जो है मजदूरों ने जो है, बुनकरों ने जो है एक आंदोलन चलाया था। तो 4 जून दोपहर 2 बजे जो है बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से बाहर निकली और 2 कतारों तक पहुंची, जो ठेकेदार थे उनके कोठियों तक पहुंची और वो अपनी मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ घृणा का व्यवहार किया गया, तो कभी उनको धमकियाँ भी दी गई। तो मतलब कुल मिलाकर जब मजदूर, जब गरीब जब सड़क पर आता है, क्रांति में आता है, तो वो काफ़ी क्या नाम कहते हैं, विद्रोह होता है। उसमें जो है जो मुट्ठी भर लोग ही जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जब गरीब जब सड़क पर आता है तो उसको जो है उनकी जो आग होती है, जो क्रांति की जो ज्वाला होती है, तो उसको उनको आभास हो जाता है कि भाई अब स्थिति जो है खतरनाक हो रही है। तो ठेकेदारों के कोठियों में आग लगा दी गई, मतलब उनकी खिड़कियाँ और दरवाजे, काफ़ी नुकसान उनको पहुँचाया गया। तो बहरहाल ठीक है, क्योंकि पावर सत्ता उनके पास थी, फिर भी जो है इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। सेना बुलाकर जो है उसको, मतलब उससे उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की गई, उन विद्रोह को रोकने का प्रयास किया गया और बहुत से बुनकरों को जो है गोली भी मारी गई। तो ये एक शुरुआत हो गई थी। मतलब इस तरह से जो है ये 1838 में 1830 के बाद जो है यूरोप में इस प्रकार के बहुत से विद्रोह भी हुए थे। अब उसके बाद जो है 1848 में उसके बाद जो अगला है उसमें उदारवादी की क्रांति। मतलब उदारवादी कौन थे? तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी, क्योंकि तब तक हम देखते हैं कि 1830 से लेकर 1848 के बीच जो है यूरोप में काफ़ी व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी, इस प्रकार के चीज़ों से लोग संघर्ष कर रहे थे। तो उसी के समानांतर जो है पढ़े लिखे मध्यम वर्गों ने भी एक क्रांति, मतलब पढ़े लिखे मध्यम वर्ग भी जो है वो क्रांति का रूप धारण कर रहे थे, या एक अलग सा एक वर्ग बनना था। तो फरवरी 1848 की घटनाओं से 1848 में जब ये चीज़ें सामने आई तो राजा को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा की गई और सभी वयस्क जो आपके वर्ग पुरुष थे उनको मताधिकार दिया गया। और यूरोप के अनेक भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, तो या स्त्रियों को जो अधिकार नहीं थे, तो वो भी जो है स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में जो उन्होंने संघर्ष किया, जैसे जर्मनी और इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, यहाँ पर सब उदारवादियों ने जो है आंदोलन चलाया। ये भी जो है राष्ट्र राज्य की मांग करने लग गए और स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को एकमात्र, मतलब राष्ट्र का एकीकरण करने पर जो है मांग उठाई। उन्होंने कहा भाई पूरा जो देश है वो एक क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। उसमें स्त्रियों ने भी जो है, पुरुषों ने, दोनों ने जो है उन्हें संविधान के आधार पर जो है काम चलेगा या काम होना चाहिए, इस प्रकार से मांग उन्होंने की। तो उन्होंने बढ़ते इस प्रकार के जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाने में मदद की। तो इस प्रकार से जो है 1848 में उदारवादियों ने जो है एक राष्ट्र राज्य का संविधान बना, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की जो आज़ादी थी, ये सब संसदीय सिद्धांत के आधार पर जो है उन्होंने ये मांग को उठाई। तो उसी प्रकार जर्मनी इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। और तो इसी प्रकार की घटना जो है जर्मनी में भी हुई और वहाँ पर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। तो उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने कहा जर्मनी के लिए भी जो है एक संविधान मतलब उन्होंने रखा और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की तो उसने स्वीकार नहीं किया
और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो इनकी कुलीन और सेना का विरोध इस प्रकार से बढ़ गया और संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, तो जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांगों का विरोध किया, तो जिससे उन्होंने उनका समर्थन भी खो दिया। तो अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली क्या कर देगी, भंग कर देगी। तो उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी जो है राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए संघर्ष किया और उन्होंने बहुत से संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकें शुरू कर दी गई। अनेक दार्शनिकों ने जो है महिलाओं का सपोर्ट किया, महिलाओं को सहयोग किया और फिर भी जो है असेंबली के चुनाव में जो है महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया गया। मतलब पुरुषों को तो दिया गया, लेकिन महिलाओं को जो है फिर भी जो है उनको ये अधिकार से वंचित रखा गया। एकमात्र जो है जब मतलब सभा में जो संसद जो बनी भी, तो उसमें एक तरह से महिलाओं को केवल एक दर्शक के रूप में देखने के लिए कहीं खड़ा होने का हक मिला। मतलब संसद में बोलने का हक नहीं, बल्कि आप खड़ा होकर आप संसद की कार्रवाई को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये चीज़ें देखी। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाव पाने में कामयाब हुई, क्योंकि रूढ़िवाद नहीं चाहता था। 1815 के बाद जो रूढ़िवाद था, इसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था। ये इस 1848 के आंदोलन को दबाने का प्रयास उन्होंने किया। अपनी पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश उन्होंने की थी, पर वो सफल नहीं हुई। और राजाओं को ये समझ में आ गया कि भाई आप उदारवादी जो राष्ट्रवादी है, जो मध्यम वर्ग है, तो इनको रियायत देकर, इनको छूट देकर, इनकी मांगों को मानकर जो है इनके दमन चक्रों को हम क्या करेंगे, समाप्त किया जा सकता था। मतलब रूढ़िवादी ये समझ गए थे कि भाई आप इनकी कुछ मांगों को मानना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा राज चलता रहे और इनकी मांगों को हम थोड़ा इनको अधिकार देते रहे। तो 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों का आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। मतलब पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही ने जो है 1815 से पहले का जो व्यवस्था थी उसको उनमें धीमे धीमे लागू कर दिया था। तो इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व, बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। मतलब जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो भूदासत्व व्यवस्था थी, और तो इस प्रकार जो हैब्सबर्ग वाला जो अधिकार क्षेत्र था, तो रूस में जो है ये व्यवस्था उन्होंने समाप्त कर दी। और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की। जो लोग ज़्यादा स्वायत्ता की मांग कर रहे थे उनको स्वायत्ता दी, और इससे निरंकुश magyarों का प्रभाव का रास्ता साफ हो गया। जो निरंकुश जो magyar जो लोग थे, उनको जो है अपना मतलब अधिकार जो है या अपने जो प्रभाव जो है उसको बढ़ाने में मदद मिले। तो उन्होंने कहा भी थोड़ा इनको जो है इनको सहयोग दिया जाए, इनको जो है इनकी मांगों को भी मान लिया जाए, ताकि हमारी निरंकुशता बनी रहे और इनको भी जो है हम इस उदारवादियों की जो मांगें हैं, क्रांतिकारियों की जो मांगें हैं, उन पर भी हम इस तरह से जो है, लेकिन ये मतलब ये काम होता रही। तो ये था 1848 में उदारवादी क्रांति। तो उदारवादी आप समझ लीजिए, उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे, जिसमें शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे। तो इन्होंने जो है वहाँ पर क्या किया, विद्रोह किया था। तो ये टॉपिक आपका इसमें इतना ही था, और ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आगे का एक टॉपिक शुरू करता हूँ। अगला जो है, जो जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया था कि नए राष्ट्र राज्य बनाने के लिए भी जो है राष्ट्रीय एकीकरण की क्या होने की मांग उठने लगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको अब अगला जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है जर्मनी और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, थैंक यू।